तो जब डिस्कवरी हुई आइसोटोप्स एंड आइसोबार की, तो ये दो जो इसकी जो दिए थे पोस्टुलेट वो तो फेल हो गए ना। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या दिए थे कि अगर एक सेम एटम है, एक ही एलिमेंट के एटम्स है, वो सेम होंगे मास में भी एंड केमिकल प्रॉपर्टी में भी। ठीक है, तो मान लो तुम्हारे पास है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की जब हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आ गए तो एलिमेंट तो हाइड्रोजन ही है ना, बट ड्यूटेरियम ट्रिटियम जब आ गए तो एक ही एलिमेंट के एटम्स अलग अलग हो गए, उनका मास अलग हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो गई। सो सबसे पहला जो डाल्टन का थियरी था वो फेल हो गया। सेकंड क्या बोला था, एटम्स कंबाइन इन नहीं, उसके बाद क्या बोला था कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं, क्या था सेकंड, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। पता है तुमको ये सब? और मैम एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं पता, बट हाँ ये पता है, ऐसा हमने प्रिडिक्ट किया क्या था। बोला था, ये एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। नहीं, मैं सिंपल बात कर रही हूँ। आइसोबार्स, ओके आइसोबार्स ओके एंड ओके। आइसोटोप्स, जब डिस्कवरी हुई आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, क्या होता है जिसका मास नंबर सेम होता है। बार मीन्स हम्म वेट। ठीक है, सो सेम वेट वाले डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के भी मास सेम हो गए, तो ये इसकी पूरी फेल हो गई। उसके बाद जो है एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, तो वो सब तो ठीक है, अभी चल रहा है। हाँ और जो भी या हमने बोला लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये सारा जो भी लिया था केमिकल कॉम्बिनेशन का, वो सब तो भी ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया, सबसे पहले किसी ने एटम की बात तो की। ठीक है, हम्म। उसके बाद क्या हुआ, फिर जे जे थॉमसन आए जिनकी काफी फेमस हुई डिस्कवरी। क्या किया था जे जे थॉमसन ने डिस्कवर, डिस्कवरी ऑफ, मैम जे थॉमसन ने मैम पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इन एन एटम डिस्कवर किया था। हाँ नहीं, पॉजिटिव प्रोटॉन की नहीं की थी, प्रोटॉन की नहीं मैम सिर्फ की। इलेक्ट्रॉन की थी, एंड उन्होंने बोला था उसके अराउंड एक पॉजिटिव स्फीयर है। हाँ बट अगर तुमको क्वेश्चन आता है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी इसमें करेक्ट आंसर होगा। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था वो जे जे थॉमसन ने की थी, और यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो ओके। एक सेटअप तुमको है आइडिया क्या होता है, एक डिस्चार्ज ट्यूब होता है, ऐसा कुछ सेटअप होता मैम था। कैथोड रे वाला। कैथोड इज, हाँ। हाँ मैम ये वाला डिस्कवरी, पता है, एक साइड से एनोड एंड एक साइड से कैथोड आएगा। ठीक है। सो कैथोड पे क्या क्या डालते हो साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड एनोड पे क्या होता है, दीज आर दी बेसिक्स। या कैथोड पे क्या होता है, पॉजिटिव और मैम नेगेटिव। कैथोड पे नेगेटिव होता है एंड एनोड पे पॉजिटिव होता है। ठीक है, कैसे याद रखा Yes. तुमने ये? मैम ये तो मैम एनोड मैम पहले आता है तो इसलिए पॉजिटिव एंड सी बाद में आता है इसलिए नेगेटिव। अच्छा, ठीक है, बट कहीं कंफ्यूज होता है। देखो एनायन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो एनायन कहाँ आएगा, पॉजिटिव के पास आएगा। हाँ एंड कैथोड पे कैटायन आता है, कैटायन में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ आएगा। सो इस डिस्कवरी में यही हुआ था कि कैथोड, इस पे दो यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगे थे, कैथोड एंड एनोड। ठीक है, ये कैसी होती थी, मेटल की शीट होती थी, और बीच में क्या गैस का प्रेशर क्या होता था यहाँ पे, मैम 1 atm शायद। काफी कम, टेन हाँ टू दी पावर माइनस 3 mmHg, बहुत कम, मतलब ऑलमोस्ट वैक्यूम, कुछ भी नहीं, ना के बराबर। ठीक है, सो ओके। इसमें कितना वोल्ट का बैटरी थी, इसमें एनर्जी कितना डालते थे, काफी हाई। सो गैस का लो गैस प्रेशर, ठीक है, लो गैस का प्रेशर एंड हाई वोल्ट। ठीक है, सो होता क्या था कि या यहाँ से पॉजिटिव की तरफ मेटल की शीट से कुछ रेज निकल रहा था। रेज तो इनविजिबल था, बट वो दिखा हाँ कैसे, दिखाई कैसे देता था कि एनोड में थोड़े थोड़े, कैसा एनोड होता था, एनसीईआरटी में दिया हुआ है पर्टिकुलर टर्म, परफोरेटेड, इसमें छोटे छोटे होल्स किए थे। सो यहाँ से जो रेज आती थी, और जो एनोड था यहाँ पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी, तो यहाँ से जो भी जाता था रेज, तो ये तो इनविजिबल था, बट जब इस पे वो टकरा, जैसे टीवी तुम देखते हो, टीवी पे जो हम्म इमेज आता है, ठीक है, जब यहाँ पे टक्कर करता था तो वो कलर देता, कुछ एमिशन होता था, यहाँ पे चमकता था।
ठीक है, पता है तुमको ये सब? हाँ मैम। ठीक है। तो मुझे बताओ, इसमें क्वेश्चन अगर आता है 4 पॉस्टुलेट्स लिखने के तो क्या क्या लिखोगे? कितना पता है मुझे एक बार बता 4 दो। 4 क्या मैम? पॉस्टुलेट्स क्या क्या बताया था जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो इससे जेजे थॉमसन ने क्या क्या बताया था, क्या क्या कंक्लूड किया था? पहला ये था मैम फर्स्ट कि दे आर पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज था, कैसे था, कैसे बताया? मैम बिकॉज वो उसने जब इनिशियली नोटिस किया था सो दे वर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव नेगेटिव साइड। टू पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ये कैसे बताया? कि मैम ट्रेवल, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल। हाँ, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, क्वेश्चन आता है यहाँ से, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कैसे बताओगे? मान लो कोई यहाँ मैम पे ये मैम जो फ्लोरेसेंट वाला जो लगाया था उसकी वजह से मैम वो विटनेस नहीं कर पा रहा था कि नहीं, उसके रास्ते में अगर तुमने कोई ओपैक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, तो जब ये रे स्ट्रेट जाएगी तो उसका शैडो बनेगा ना। हाँ अगर स्ट्रेट जाएगी तो शैडो बनेगा उसका, ठीक यस है। तो इससे पता चला कि जो रेस निकल रही है, जिसको नाम क्या दिया, क्योंकि कैथोड से निकल रही थी तो नाम दिया कैथोड, ठीक है। ओके सो पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज ना, करेक्ट करो मुझे, नेगेटिवली चार्ज ना, हाँ कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की हाँ तरफ जा रही है, ठीक है। इसको यस करेक्ट मैम। करना, नोट्स में अपने सही करो। उसके बाद क्या था? मैम उसके बाद इट थर्ड पॉजेस, इट पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। ये सारा कुछ पढ़ा क्लास 11 में, देखो थोड़ी बहुत नॉलेज तो क्लास 9 में भी ये सब थोड़ा बहुत डिस्कशन होता है, बट अभी क्लास 11 पे डिटेल में उपयोग करना होगा। काइनेटिक एनर्जी भी दिखाता है ना, क्योंकि अभी क्या होता है इसके, इसमें अगर छोटे छोटे पेडल रख दोगे तो जो भी जा रही है यहाँ से रेस निकल के, तो उस पेडल को अगर घुमा रहा है, ऑब्जर्वेशन देख रहे हो, अगर घुमा रहा है मतलब कुछ इसके पार्टिकल के अंदर एनर्जी होगी, ठीक है। जब वो हाँ अगर वो घूम रहा है मतलब उसको कुछ 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 तो कोलाइड किया हुआ, कुछ तो एनर्जी होगी। जैसे तुमने पार्टिकल पढ़ा है हाँ ना, वाटर पोलन ग्रेन का एक्सपेरिमेंट याद है, जिसे वाटर पे बहुत 100 साल पहले देखा था साइंटिस्ट ने, बाद में पता चला कि नहीं, जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, वो कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं, ठीक है। तो पता चला कि जो भी इसके बीच में कुछ रखा है, छोटे छोटे पेडल रखे हैं कुछ, तो उसको वो घूम रहा है मतलब कुछ तो एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी दिखाता है। उसके बाद और भी है कि अगर तुमने यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड रखा, जैसे ये डिस्चार्ज ट्यूब के बाहर अगर पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट लगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, तो जो नेगेटिवली चार्ज रेज था वो डेविएट हो रहा था कहाँ, टुवर्ड्स पॉजिटिव, ठीक है। तो थोड़ा सा डेविएशन हो रहा हाँ था, रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यस मैम। तो ये सारे पॉइंट नोट, तुम्हारे कैसे कितने मार्क्स का टेस्ट है कल? मैम एमसीक्यूज होंगे मैम क्योंकि अभी जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से वो फर्स्ट रूम में एमसीक्यूज होंगे सर। ओके, तो कुछ ऐसा थियरी जैसा नहीं है ना, बट ये सारे पॉइंट्स से तुमको क्वेश्चन आएंगे, ये बहुत क्वेश्चन, ओके क्योंकि मैंने अनअकैडमी में देखा है क्लास 11 में चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, ये कैथोड एक्सपेरिमेंट से पता नहीं कितने डाउट्स होते हैं, तो एक बार इसको डिटेल में कर लोगे तो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, और उसके बाद क्या होता था, जब जिंक सल्फाइड पे पड़ता था तो चमकता था ना, फ्लोरोसेंट, देखो ये सारे हाँ टर्म्स ना एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, ठीक है। सो ग्रीन फ्लोरेसेंट वॉल। सो प्रोड्यूसेस फ्लोरोसेंट, ठीक है। और भी कुछ है, अगर कुछ हेवी मेटल लिया है तो यहाँ से एक्सरेज निकल रही थी, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अगर कुछ हेवी मेटल लिया है तो वहां से एक्सरेज निकल रही थी। अब हाँ मैम। इसके इसके आगे क्या क्या है, मान लो कि तुमने ये जो गैस है, गैस है, इसको चेंज करोगे या
मेटल की जो शीट है इसको चेंज करते हो, सो क्या कुछ फर्क पड़ता है, कुछ चेंज आता है? कैसे पता चला? अभी तक तो हम लोग ने यहाँ तक नहीं पहुंचा ना इलेक्ट्रॉन तक, सिर्फ ये होता हाँ है, बट ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं ये तो पता है। फंडामेंटल पार्टिकल्स है मतलब अगर तुमने अंदर की गैस को चेंज किया, या कैथोड का जो इलेक्ट्रोड है, ये जो इलेक्ट्रोड है इसको भी चेंज किया तो भी सेम प्रॉपर्टी आ रही है, वही वही सब कुछ हो रहा है। कुछ भी चेंज कर रहे हो तो भी चेंज नहीं हो रहा है। जो रेज निकल के आ रही है वो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, और वो स्ट्रेट लाइन में ही चल रही है और वो पॉजिटिव की तरफ ही जा रही है। तो अभी बोल नहीं सकते ना कि ये क्या है, ये फंडामेंटल मतलब ये सब में से निकल रही है। अगर तुम यहाँ से मेटल चेंज कर रहे हो, गैस चेंज कर रहे हो, तो भी यही सेम चीज निकल रही है। सो इसको बोला गया इलेक्ट्रॉन। ओके ठीक है, यस मैम। सो इतना सब कुछ पता था तुमको पहले से? मैम थोड़ा वो काइनेटिक एनर्जी वाला नहीं पता था। चलो कुछ तो मिला। हाँ सो एनसीईआरटी में उसके आगे क्या दिया हुआ है? उसके आगे दिया है कुछ जे थॉमसन का जो मॉडल था वो सब दिया है। और उसके बाद चार्ज ऑफ मास रेशियो ऑफ हाँ, इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज टू मास रेशियो, ये क्या होता है? मैम चार्ज टू मास रेशियो मैम चार्ज अपॉन मास जो होता है वो गिवन रहता है, जैसे जो इसके चार्ज लिए भी अगर। इसके लिए भी कुछ एक्सपेरिमेंट दिया है ना, टेक्स्ट बुक है अभी तुम्हारे पास? यस मैम खुली भी है। इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है? यस मैम। क्या दिख रहा है? मैम कैथोड वाला ही है मैम, बट जो रेज है उनको एक मैग्नेट के बीच से पास करा रहे हैं, जिनके बॉटम एंड ऊपर में एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स हैं, एंड जब देखो, वो उसके थ्रू पास कर रही है तो वो स्कैटर कर रहे हैं। हाँ, सो इसमें दिया हुआ 3 पॉइंट दिया है, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ठीक है। सो इसमें डेविएशन हो रहा है। मान लो कि तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर इसको यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्लेट लगाया है पॉजिटिव नेगेटिव का, ठीक है, सो कुछ इस पॉइंट पे वो फ्लोरोसेंट दे रहा है, मैग्नेटिक इस पॉइंट पे दे रहा है, दोनों डाला तो कुछ इस पॉइंट पे दे रहा है। तो ये सारे कैलकुलेशन करके चार्ज बाई मास रेशियो निकाला, कैलकुलेट किया, ठीक है। ओके सो इस एक्सपेरिमेंट में ज्यादा कुछ तुमको नहीं करना है, सिर्फ तुमको जो वैल्यू है ई बाई एम वो तुमको पता हो गया। अभी क्या दिया है? 1.775 1.6 कर लो, इसको राउंड ऑफ कर लो, इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। कूलम क्यों? क्योंकि चार्ज है, एंड केजी क्यों? क्योंकि मास है, ठीक है। ओके मैम। उसके बाद अब चार्ज की वैल्यू दिया। चार्ज की वैल्यू किसने दी? मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पता है? यस मैम मिल्कन सॉइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। दिया है नेक्स्ट पेज में। यस मैम वो पता है मैम। उसी बीच में दिया है तुम्हारा ये कैनाल रेस। कैनाल रेस क्या था? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यस मैम। ठीक है। तो पहले इसको देख लो, अभी ऑयल ड्रॉप साथ साथ कर लेते हैं, उसके बाद आगे आएंगे। मिलिकन ने क्या दिया? मैम मिलिकन उसने क्या मैम ऑयल को स्प्रे किया था, ऑयल ड्रॉप्स को मैम उसने स्प्रे किया था एक प्लेट पे, एंड देन मैम उसको उसने एटमाइजर से उस मैम किया था कुछ तो। ठीक है, तो ये जो अगर कुछ सस्पेंडेड है, मतलब ना ऊपर ना नीचे, कुछ ऐसा था, यस मैम। तो ऐसे कुछ कैलकुलेशन किया चार्ज का, कुछ छोटा यस मैम सा, उसने नेगेटिवली चार्ज वोल्टेज के ऊपर छोटा निकाला सा था। उसमें होल किया, ये सारा कुछ एक्सपेरिमेंट है। बट इससे मिलके यस मैम। क्या निकल के क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुमको निकालने के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए मिलिकन ने क्या तुम्हारे पास दे दिया? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस मैम इलेक्ट्रॉन जो के कि होता है ऊपर, 1.60 into 10⁻⁻⁻⁻। वेरी गुड, 1.6 into 10⁻⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये सब तुमको आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज होगा, ठीक है। यस मैम। उसके बाद मैम प्रोटॉन, नेगेटिव 1.6 होएगा।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन का है ना। हाँ, दैट इज है। चलो अभी न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो ओके। दिखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो दिखते हैं नेगेटिव। तो तुमने अभी तक देख लिया, डाल्टन का थोड़ा बहुत देखा, उसके बाद चल के आगे हम लोग कहाँ तक, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की स्टोरी हो गई। क्वेश्चन वहां से जो भी आएगा हो जाएगा, कुछ डाउट नहीं है। हाँ मैम, नो ठीक है, मैम। मतलब जो भी वहां पे गैस या इलेक्ट्रोड चेंज करते हो तो उसका चेंज होगा क्या इलेक्ट्रॉन का, नहीं मैम, चार्ज एंड मास। नो। सो क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर तुम इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज बाय मास कैलकुलेट किया तो क्या वो चेंज होगा। मतलब अगर तुमने इलेक्ट्रोड को चेंज किया या फिर गैस को चेंज किया तो उसका E/m चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, क्योंकि वो तो एक ही चीज निकल रहा है। बट प्रोटॉन के लिए भी सेम कह सकते हैं क्या। मैम प्रोटॉन का चेंज होएगा। क्यों चेंज होगा। देखो बाकी सब एक्सपेरिमेंट तो लगभग वही है, डिफरेंस कहाँ पे है। मैम मटेरियल जो यूज हो रहा है उससे। मटेरियल जो गैस यूज कर रहे हैं, जो गैस यूज कर हाँ। रहे हैं, यहाँ पे गैस, जब प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, प्रोटॉन के एक्सपेरिमेंट में गैस को उतना कम नहीं रखा गया था, ठीक है, उसको थोड़ा इंक्रीज किया गया था। सिर्फ यही चेंज। अब तुम कुछ नया एक्सपेरिमेंट करो तो कुछ तो चेंज करके देखोगे ना, हाँ। कुछ तो और अलग अलग ट्राई करोगे कि देखते हैं अभी क्या होता है क्या होता है। तो थोड़ा गैस का प्रेशर, अभी ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में बन सकता है। प्रोटॉन के एक्सपेरिमेंट में गैस का जो प्रेशर था वो थोड़ा उसको इंक्रीज किया गया था, 10⁻³ से 10⁻⁻1, 10⁻³ से -1, ठीक है। ओके। सो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में E/m पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ रहा था, बट प्रोटॉन वाले में पड़ेगा, क्योंकि तुम अंदर की गैस, मान लो तुमने हाइड्रोजन गैस लिया, हीलियम लिया, नियॉन लिया, तो सब पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स तो तुमको अभी तो पता है, तब नहीं पता था, बट अभी तो पता है ना। प्रोटॉन्स क्या होता है, यस मैम। एटॉमिक नंबर। हाँ। 118 एलिमेंट्स है, सबका एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग है। तो इस पे तो इसके E/m पे फर्क आएगा, समझ में आ रहा है। बट यस मैम। कैथोड रेज में वो कैसा होता है, वैसे का वैसा रिमेन्स सेम। और कुछ तो नहीं मिलेगा प्रोटॉन की डिस्कवरी में, तुमने स्टडी की है मैम प्रोटॉन की डिस्कवरी, यस। क्या, इसमें डिफरेंस है, इसका सेटअप भी वैसा ही सेम बनाओगे, कुछ और कुछ कुछ अलग होगा। मैम इसके सेटअप में मैम पॉजिटिव टर्मिनल बनाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल मैम तो वही है, डाउनवर्ड्स होएगा उसमें। क्या होगा, कैसे समझाऊं मैम। सेम वही सेटअप लोगे ना, ठीक है, दो हाँ मैम इलेक्ट्रोड डाला, वैसे। नेगेटिव एंड पॉजिटिव, हाँ बोलो तुमको क्या मतलब, जो भी आइडिया रहा बताओ। मैम, मैंने जो क्लास में जो मॉडल देखा था वो थोड़ा डिफरेंट था। उसमें मैम जैसे पॉजिटिव है ना हाँ, मैम, बीच में से मैम नेगेटिव का था उसमें। मतलब यहाँ रेस से नहीं आ रहा था ना, मतलब एनोड से नहीं नहीं आ रही मैम, थी जो रेस। नेगेटिव, नो मैम, जो नेगेटिव रेज आ रही थी ना वो यहाँ ट्यूब के बीच से मैम आ रही थी पॉजिटिव की तरफ। सो यही इसका सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, जो कैथोड रेस थी ना वो कैथोड से आ रही थी, ठीक है, वो कैथोड से आ रही थी। तो अभी थोड़ा सा तुमने इतना पता किया है तो थोड़ा सा मैं और बता रही थी, जो हमारा कैथोड रेस था उसमें क्या था, पॉजिटिव जो था एनोड यहाँ से हम्म। इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, अभी पता है कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पॉजिटिव यहाँ से, हाँ। क्योंकि जब तुमने हाई वोल्टेज दिया ना तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, ठीक है, और ये कहाँ आएगा, या पॉजिटिव की तरफ आएगा। सो कैथोड रेस कहाँ से चल रही थी, कैथोड टू एनोड। बट जब प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई तो उसमें ऐसा नहीं था कि एनोड से चल के कोई रेस नहीं आ रही थी, यहाँ पे थोड़ी सी अलग ही है स्टोरी। क्या है स्टोरी, वही मैं पूछ रही हूँ, पता है, तुमने जैसे बताया कि बीच से आ रही थी ना, ट्यूब के बीच से आ रही थी, हाँ
तो मैंने यहाँ के लिए की डिफरेंस क्या है, गैस का प्रेशर। गैस का प्रेशर हमने थोड़ा ज्यादा रखा है ना, हाँ 10⁻⁻1 रखा था यहाँ पे। सो अभी यहाँ देखो, अब ये वही सेम होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो जा रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। बट ये जब हाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ गैस अभी थोड़ा ज्यादा है, तो इससे कोलाइड करेगा, ठीक है। कोलाइड करेगा, सो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन को निकालेगा ना, ठीक है। यस तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल रहे हैं और वो ये जा रहा है एनोड की तरफ। बट अब जैसे मान लो कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस तुमने दिया, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस से एक इलेक्ट्रॉन तुम निकालोगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, H+ बच जाएगा ना। हाँ तो तुमने जो बोला कि ट्यूब के बीच से आ रहे थे ना, यहाँ से आ रहे थे, अब इस बार परफोरेटेड कहाँ पे लगा, यहाँ पे लगाया है कैथोड की तरफ, यस ठीक है। तो अभी ये गैस जो है ये आयोनाइज्ड हो गया ना, आयोनाइजेशन, पता है ना, आयन का फॉर्म कर रहा है। अब इस गैस से इसके इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तो इधर जा रहा है, बट ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो ये कहाँ जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो यस कैथोड रेज जो है वो कैथोड से चल रही है, बट जो कैनाल रे है, जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, एनोड रे, एनोड रेज जो बोल सकते हैं, या ज्यादा पॉपुलर है ये कैनाल रे ना, कैनाल रे एक्सपेरिमेंट ठीक है। तो ये तुमको कहाँ से आ रहा है, ये एनोड से नहीं आ रहा, ठीक है, यस मैम नहीं आ रहा। और यहाँ पे अगर तुम चेंज कर रहे हो, गैस चेंज कर रहे हो, मटेरियल चेंज कर रहे हो जो इसका, तो वो सबसे चेंज हो रहा है, इसका EYM चेंज होगा ना, इसका मास। तुमको पता है कि हाँ हाइड्रोजन का प्रोटॉन एक होता है, दूसरे लेते हो तो उसका अलग अलग प्रोटॉन है, तो ये तो डिफरेंस होगा ना, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स तो नहीं हुआ ना, सबके लिए सेम तो नहीं है ना, नहीं मतलब सबके लिए एक जैसा नहीं है, अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, हाँ क्लियर है। बाकी यस मैम सब तो सेम ही है, बट इसका ओरिजिन जो तुमने बताया कि यहाँ ट्यूब के बीच से आई, तो ओरिजिन क्या हो गया, इसका डिफरेंस कहाँ पे आ गया, ओरिजिन में ओरिजिन सारा में ये जो गैस यूज किए थे गैसियस आयंस, ये आयन फॉर्म में कर रहा है, और वो जा रही है कहाँ पे, कैथोड की तरफ, ठीक है। हाँ यस मैम चलो, और प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, ये प्रोटॉन की थॉमसन डिस्कवरी ने, हाँ, मैम ये तो याद नहीं मेरे को गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन हाँ ठीक है। यस मैम तो तुम कुछ काम करते हो जो कि लगता है कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन वो अधूरा रह जाता है, कोई और क्रेडिट लेके जाता है। तो जे थॉमसन को नहीं गया क्रेडिट, जबकि बहुत ज्यादा काम किया था, हाँ ठीक है। बाकी और कुछ चेंज नहीं है ज्यादा, सिर्फ चेंजेस कहाँ पे है कि ये जो ओरिजिन है वो, और सबसे पहला क्या, ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, जो प्रोटॉन होता है पता है ओके किससे पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो हाँ मैम थॉमसन का मॉडल था उसने बताया था ना कि जो एटम होता है, फर्स्ट जो एटम का स्ट्रक्चर दिया था, प्लम पुडिंग जो तुमने बताया, उसमें तो बताया गया था ना कि जो एटम है वो पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज होता है, और एंड उसके इलेक्ट्रॉन, अंदर में नेगेटिव स्टैटिक इलेक्ट्रॉन रहता है उसमें ऐसे एम्बेडेड होते हैं, प्लम पुडिंग, ठीक है, मतलब, हाँ या वाटरमेलन बोलते हैं ना, जो उसका सीड है वो इलेक्ट्रॉन है, एंड पूरी जो है वाटरमेलन वो क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है। मैम इसके बहुत सारे नाम हैं हाँ, दो नाम तो काफी पॉपुलर, और कौन सा नाम है, मैम एक कुकी भी है फिर एक चॉकलेट केक भी है हाँ वही, मतलब जैसे कोई चीज जो उसमें रिजेम्बल करे गार्निश, इसके साथ हाँ, कुछ गार्निशिंग के उस पर डाल सकते हो, तुमने अगर कुछ भी पुडिंग के ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट डाल देते हो तो हो गया ना, वही हो गया। हाँ और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो प्रोटॉन है इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, या डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, क्योंकि उसका यस ओरिजिन क्या है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, जैसा गैस लोगे वैसा, मतलब ऐसा नहीं कि इसका जो मास है, चार्ज है, अलग अलग, गैस बदलोगे तो अलग होगा ना, हाँ ठीक है। तो चार्ज बाय मास अगर तुम सबसे लाइटेस्ट में हाइड्रोजन का कैलकुलेट किया है, चार्ज बाय हाइड्रोजन का मास, कैलकुलेट
कैलकुलेट किए हो? नहीं मैम। तो मैं क्लियर कर दूं, कुछ नोट करना है? यस मैम, आप क्लियर कर दीजिए। ठीक है। तो चार्ज बाई मास रेशियो जो है वो किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ गैस। तो मान लो तुमने हाइड्रोजन लिया, सबसे लाइटेस्ट गैस, पता है एक ही प्रोटॉन होता है। यस मैम। तो चार्ज बाई मास अगर निकालते हो, ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट किस में आएगा? हाईएस्ट मास जिसका छोटा रहेगा, डिनोमिनेटर जिसका छोटा रहेगा, उसी का आएगा ना। यस। तो या सबसे लाइटेस्ट तुम अगर लेते हो, क्या है? हाइड्रोजन अगर लेते हो तुम, सबसे लाइटेस्ट हाइड्रोजन ही है ना। यस मैम, उसमें एक ही होता है हाँ, प्रोटॉन। तो मान लो तुमने यहाँ पे लिया है, ये एटम है किसका? हाइड्रोजन का, और इसके पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जब तुमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला, ये जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग सोचो, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो यहाँ से अगर ये इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है H प्लस वो इधर आएगा, ठीक है। हाँ तो चार्ज कितना होगा? चार्ज क्या हो जाएगा? माइनस मैम, -2, नहीं +2 हो नहीं जाएगा, नहीं नहीं, जो नेगेटिव। वैल्यू दिया है, जो साइंटिस्ट ने वैल्यू दिया है चार्ज का, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 19 ठीक कोलम, है। हाँ। एंड मास, ये सारा तुम थोड़ा सा याद भी करो, 625 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का मास। कितना छोटा होता है प्रोटॉन का मास? अभी हम लोग किसका डिस्कशन कर रहे हैं? प्रोटॉन के बारे में, ठीक है। हाँ अच्छा, हाँ। ठीक है, यहाँ पे प्लस डालो, ठीक है। अभी यस तो ये कितना टाइम हेवी है इलेक्ट्रॉन से? इलेक्ट्रॉन से मैम, टोटल ये इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम हेवी है ना, ठीक है। यस मैम, या ऐसे बड़ा होगा ना, 1837 टाइम या 2000, ऐसा कुछ अप्रोक्सीमेट इसको राउंड अप करोगे तो ये तो जूनियर मैम क्लासेस है ना, एग्जैक्ट एग्जैक्ट। वाली मिल सकती मैम, क्योंकि दोनों रेज टू दी पावर है, तो बहुत दिक्कत होगी निकालने में सर। तो इतना टाइम हेवी होता है इलेक्ट्रॉन से, इसीलिए इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग नहीं लेते ना, कंसीडर नहीं करते, क्योंकि बहुत लाइट है। प्रोटॉन इतना छोटा, प्रोटॉन से भी अगर 2000 टाइम छोटा है तो फिर उसके मास को हम लोग नेग्लेजिबल रखते हैं, ठीक है। ओके मैम। सो एटॉमिक मॉडल जो जे थॉमसन का आया था, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जब आया तो फेल हो गया। हाँ जो डाल्टन ने बोला था और जे थॉमसन ने दिया, उसके बाद जे थॉमसन का क्यों फेल हुआ प्लम पुडिंग मॉडल? मैम, वो जो था मैम, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि वो एटम न्यूट्रल क्यों है। हाँ, बोला था क्या कि जो है मैम, उन्होंने जो सजेस्ट किया था कि वो पूरा जो स्फीयर है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, एंड उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज जो एटम्स है वो एम्बेडेड है, तो फेल तो क्यों उसके हो वजह से गया? मैम वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि वो हाँ, जब न्यूट्रल है। जब जब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आया तो ये फेल हो गया ना, क्योंकि रदरफोर्ड ने क्या हाँ डिस्कवरी की थी? किसकी डिस्कवरी की थी? मैम, रदरफोर्ड ने डिस्कवरी की थी मैम, पॉजिटिव न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी न्यूक्लियस थी। की, ठीक है। जब न्यूक्लियस आ गया तो बोला कि नहीं, ये जो पॉजिटिव चार्ज है पूरे स्फीयर में नहीं फैला है ना, यही बोला था ना, पूरे स्फीयर में नहीं हाँ, वो फैला है, सिर्फ न्यूक्लियस में उसने बोला था। और छोटे से स्पेस में है, जहां से बाकी जो पूरा एटम है वो कैसा है? एम्प्टी है, यही बोला था ना। यस मैम। बट तुमको पता है तब के लिए ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, और इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था जे थॉमसन को, हाँ मैम। ठीक है। क्योंकि क्या बोला था कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इतना तो बता दिया था ना। हाँ बताया था कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही होता है, मतलब जितना मैम, उन्होंने बता पॉजिटिव, दिया पर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। हाँ, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। बट आगे थियरी कैसे बढ़ी? जब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हुआ तो पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरे में है न्यूक्लियस, फिर तो पॉजिटिव नेगेटिव
और क्या क्या पता है तुमको? रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट में सब कुछ पता है? थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करो, यस मैम। बताओ क्या क्या पता है। मैम तो मैम रदरफोर्ड का जो था एक्सपेरिमेंट, मैम उसने अल्फा पार्टिकल्स को यूज करके उन्हें एक गोल्ड फॉइल पे करा था, जो कि 1000 नैनोमीटर्स थिक था। उसको एक गोल्ड फॉइल पे डिफ्लेक्ट कराया था, एंड उसके अराउंड जिंक का सर्कल था जिसके ऊपर उनने बम्बार्ड किया था। तो इनने देखा था कि 1 out of 100 टाइम्स जो है वो एटम बाउंस बैक कर रहे थे एंड जो है वो स्कैटर कर रहे थे। बट जो उन्होंने हाइपोथेसिस प्रिपेयर किया था अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन्स मॉडल, वो था कि वो सारे एटम स्ट्रेट उनके थ्रू पास कर जाएंगे, बिकॉज उनके जो है वो न्यूट्रल बीच में नहीं है, तो इसके थ्रू वाज एबल टू फाइंड आउट। स्ट्रेट निकल जाएंगे किसने बोला था? मैम स्ट्रेट निकल जाएंगे मैम, ये जे थॉमसन का जो मॉडल था उसके बेसिस पे उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि मोस्ट एटम स्ट्रेट निकल नहीं जाएंगे। नहीं, उल्टा तुमने ये चीज उल्टा बोल दिया। तुमने बोला कि फर्स्ट लाइन तुमने क्या बोला? फर्स्ट टाइम मैम मैंने बोला कि बाउंस बैक कर रहे जे हैं, थॉमसन। बाउंस बैक कर रहे हाँ। थे। बाउंस हाँ डिस्कवरी किसकी थी? न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस तो बहुत छोटा जगह में है ना, तो ज्यादा बाउंस बैक हाँ। कैसे करेंगे? ज्यादा नहीं तो मैम, मैंने वही बोला ना है। मैम, वो बहुत कम टाइम में, मतलब लाइक 1 out of 100 चांसेस में वो एक बार बाउंस बैक कर रहा था। एंड पूरा जो है मैम वो मैंने उस पे एम्प्टी है। किया था। ओके। हम्म। एंड बाकी जो है वो कैसा निकल रहा है? स्ट्रेट निकल रहा है। सो अगर नहीं मैम, वो थॉमसन के, डिफ्लेक्शन भी हो रहा है अगर रदरफोर्ड का मॉडल देखेंगे तो। हाँ नहीं, डिफ्लेक्शन भी हो रहा है, बट मैक्सिमम क्या हो रहा है, 99.9% जो पार्टिकल है वो सीधा निकल जा रहा है, अनडेविएटेड निकल जा रहा था ना। यस मैम। ठीक है। सो 99.9% जो अल्फा, पहले तो अल्फा पार्टिकल के बारे में बताओगे, होता क्या है, क्या होता है अल्फा पार्टिकल? सही है तो। मैम वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है मैम। क्या होता है उसका कुछ मास वगैरह कुछ बताओगे अल्फा पार्टिकल का? मास, मैम मास तो नहीं पढ़ा था मैंने। तुमको पता है हीलियम हाँ। 2 and 4, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4। ठीक है। सो मान लो तुमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ठीक है। सो हाँ। बचा क्या? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यस हीलियम मैम। 2+ अगर लेते हो, सो इसका ही मास अल्फा पार्टिकल में क्या होता है? अल्फा पार्टिकल जो है उसका मास कितना होता है? चार्ज कितना हो गया? +2, क्योंकि 2 प्रोटॉन है, +2। एटॉमिक नंबर 2। हाँ। +2 चार्ज हो गया इसका। ठीक है। एंड हाँ। हाइड्रोजन से कितना, 4 टाइम ज्यादा हो गया ना मास। मास कितना हो गया? हाँ। 4। ×4 कर देंगे। ठीक है। तो या। इसी को, इसको ले सकते हैं ना, हीलियम एटम को ले सकते हैं ना। तो अगर वहां से 2 इलेक्ट्रॉन तुमने निकाल दिया, ठीक है, हम्म। चलो और बाकी कुछ डिफ्लेक्ट हो रहा था, और उसका मतलब क्या कारण था? मैम बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस मैम वो डिफ्लेक्ट कर जा रहे थे। मतलब अगर न्यूक्लियस के पास से क्रॉस हो रहे थे तो पॉजिटिव, क्योंकि देखो यहाँ पे भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना। ठीक है। जो अल्फा हाँ। पार्टिकल है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, और पॉजिटिव के पास जाएगा तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा ना। यस मैम। और जो एम्प्टी है वहां से तो स्ट्रेट निकल जा रहा है। और बाउंस बैक अगर इसके बिल्कुल पास जाएगा तो 180 डिग्री पे वो रिटर्न हो जाएगा ना, हाँ। वापस आ जाएगा। यही था, और कुछ था? नहीं। ठीक है। सो हाँ। यही सारे दिए थे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस में। क्या जो मोस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ एटम है वो कैसा है? एम्प्टी है, पॉजिटिवली। हेवी चार्ज जो है वो कहाँ पे है? उसके मास जो है वो बिल्कुल छोटे जगह, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये पूरा स्टेडियम है, और स्टेडियम के बीच में हाँ। तुमने बॉल रखा है, इतना टाइम छोटा होता है। हाँ। ठीक है। इतना टाइम छोटा होता है, मतलब लाख गुना छोटा। स्टेडियम इतना बड़ा, उसमें एक बॉल छोटा सा रख। और हाँ। जितना ओके। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये तो बताया था, क्योंकि इलेक्ट्रिकली यस मैम। न्यूट्रल होता है। ठीक है, चलो ये भी या। हो गया। अब ये क्यों फेल हुआ? और भी कुछ बताया था रुद्रपुर ने, सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ तक तो चल रहा था ना थॉमसन का भी। इसके बाद कुछ नया ऐड किया था रदरफोर्ड ने। मैम न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन जो है, फोर्सेस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन
क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट। मैम वो तो मैम बोर की थ्योरी में आया था मैम, रदरफोर्ड ने नहीं दिया था ये। नहीं 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 नहीं, सबसे पहले बताया था यहाँ पे, लेकिन इसने क्या बताया, बोर ने इसको और एडवांस किया। मतलब अगर तुम बता रहे हो, रदरफोर्ड ने बताया था, ये क्लास 9 में भी था, कि जो हाँ हाँ इलेक्ट्रॉन मैम, याद आ गया, वो आया ना ऑर्बिट्स में घूमते हैं। ऑर्बिट हाँ में घूमते हैं, बट स्टेबिलिटी नहीं बताया था ना। हाँ। ठीक है, तो अगर कोई अब उसके एक, मैम उसके मॉडल में ये फ्लॉ था कि मैम वो कह रहा था कि वो ऐसे रोटेट करते रहेंगे एंड वो एक टाइम पर जाके कोलैप्स हो जाएंगे, एंड एटम वो सपोज टू बी स्टेबल हाँ थिंग, तो अगर वो कोलैप्स कर जाते तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता हाँ, जबकि मैटर। एटम एग्जिस्ट करता है। तो प्लैंक ने हाँ बताया था ना कि कोई भी एक कैसा चार्ज पार्टिकल है, तो प्लैंक ने बताया था कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर वो घूम रहा है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ हाँ एनर्जी एमिट करेगा, और धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होगी, और धीरे 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 ऐसा था ना, स्ट्रक्चर जाके यस मैम। नेगेटिव पॉजिटिव से कोलाइड कर जाएगा और एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो हाँ ये उसके फेल थे। और आगे एक और फेलियर उसका। और कुछ था? ठीक है, इतना सब तो पहले भी था ना। यस बट मैम। बट मैम उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी एक्सप्लेन किया था, न्यूक्लियस एंड उसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो वो जो घूमता है अभी, ये तो जो फेल हुआ वो तो छोड़ दो कि प्लैंक्स ने बताया, क्योंकि प्लैंक्स फिजिक्स पे काफी इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री मैग्नेटिक सब। तो इलेक्ट्रॉन भी कैसा चार्ज पार्टिकल है ना, तो प्लैंक की जो थियरी थी, जब इस पे एप्लीकेबल देखा गया कि उसके अकॉर्डिंग तो ये चार्ज पार्टिकल है और घूम रहा है, तो एनर्जी हम्म, एमिट करेगा, तो ये तो फेल होने का बताया। बट पहले उसने क्या बताया कि जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, ये प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो पहले इसको कैसे एक्सप्लेन किया, जैसे सोलर सिस्टम से बोलते हैं ना, सोलर सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको, उससे ही हाँ कंपेयर किया ना, कि जैसे हमारे अर्थ जो है सन की चक्कर लगाती है ऑर्बिट में, ठीक है, तो उसके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, पॉजिटिव नेगेटिव जो है फोर्स को, वो किस में यूज कर रहा है, घूमने में। क्या बोलते हैं उस फोर्स को? हाँ। सेंट्रिपिटल फोर्स। यस मैम। ठीक है, तो ये सारा कुछ साइंस इतना धीरे धीरे डेवलप हो रहा है ना, इतना एडवांस हो रहा है। सर्कुलर मोशन मतलब गोल गोल घूम रहा है। अब यहाँ से देखो, तुमने ये पढ़ा होगा, अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से घुमा, तो इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज हुई इसकी, तो एक्सेलरेशन होगा। क्योंकि यस मैम। कैसे घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है ना, हाँ ऑर्बिट में घूम रहा है ना, तो हर एक्सेलरेटेड पार्टिकल अगर घूम रहा है, चार्ज पार्टिकल, तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होगी, और वो फिर खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा या। पॉजिटिव के पास चला जाएगा, मीन्स कोलाइड कर जाएगा और खत्म हो जाएगा। बस ये स्टोरी यस। होगी। और कुछ है? नहीं मैम, और तो कुछ नहीं था इसमें। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो था, वो किसके बराबर हो गया, फोर्स ऑफ सेंट्रिपिटल। उसी को किसमें ये यूज किया, घूमने में। यही था ना, जो या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको किसमें घूम यूज किया, घूमने में। ठीक है, तो फेल होने का कारण सेंट्रीपिटल भी है, फोर्स। फेल होने का कारण भी यही है, इतना तो बता दिया, बट फेल हो गया क्यों? क्योंकि मैक्सवेल की एविडेंस। मैक्सवेल की थियरी पता है तुमको? मैंने वही पूछा था कि मैक्सवेल पता है, मैक्सवेल थियरी क्या थी, ये सब इम्पोर्टेंट है। मैक्सवेल की थियरी क्या थी? मैक्स प्लैंक। हाँ, मैक्सवेल थियरी थी कि एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, इसको नोट कर सकते हो, एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल emits radiation यस मैम। and loses energy, तो खत्म हो जाएगा ना। सो फेल होने में उसने बताया क्या, क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए, ही कैनॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है, he can't explain stability of atom,
मैम आपने वो रेडिएशन के आगे क्या लिखा है? Any accelerated charged particle emits radiation and loses energy. Sorry, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कुछ भी लिख रही हूँ. कोई Emits बात नहीं। energy and he can't. तो इनका क्लॉज क्या था? He can't explain stability of atom. और ओके सेकंड क्लास 11th में अभी और एक एक्स्ट्रा है. He can't explain line spectrum of atom. ओके can't explain line spectrum. पता है, पढ़े हो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम? अभी तक पहुंचे वहां तक? नहीं। जो जैसे ये तो तुमको पता होगा ना प्रिज्म का, कि जब यहाँ से लाइट क्रॉस करते हो तो 7 रंग में, अलग अलग रंग हाँ में हाँ विबग्योर। ठीक है. सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में देखेंगे. तो अलग अलग रेज, ठीक है, कुछ दिखती है लाइन, मतलब कुछ लाइन दिखती है, कुछ लाइन नहीं. सो ये हो गया हमारा हिस्ट्री. जो भी स्टोरी थी. 1 सेकंड. श्योर। मान्य. सॉरी. चलो अभी हम लोग पहुंच गए बोहर एटॉमिक मॉडल. ठीक है. ओके मैम। उसके पहले जो तुमको है थोड़ा बहुत एनसीईआरटी का पता तो होगा. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो अभी तक हमने डिस्कवरी पढ़ी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, हो जाएगा. यस मैम। एनसीईआरटी के एक दो क्वेश्चन है छोटे छोटे, पूछ लूं मैं. ओके मैम। जैसे कैलकुलेट पेज नंबर देखो, पता नहीं तुम्हारे में कितना है, मैंने सामने खुल गया 33 में. चलो मैम ठीक है. 33 में तो आप क्वेश्चन बता दो मैम, मैं ढूंढ लूंगा। ठीक है, नहीं क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ब्रोमीन मैम आप 35 एंड 80. चलो इसका आंसर ही कर दो, छोड़ दो ना, मत ढूंढो, उसमें सॉल्यूशन रहेगा, मत ढूंढो. ओ ओके तुमको इसमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो देखो एटॉमिक ओके। नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं ना. हाँ ठीक है. एंड इसको जेड से लिखते हैं, एंड जो एटॉमिक मास है उसको ए लिखते हैं, कैपिटल ए. पता है ये? हाँ यस मैम। ठीक है. तो तुमको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बताना है. बता सकते हो? मैम प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. एटॉमिक. मैम प्रोटॉन्स इक्वल टू मैम इलेक्ट्रॉन्स. सो मैम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो होंगे 35 मैम. सो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों 35 होंगे. 35 एंड 35. अब न्यूट्रॉन बताओ. न्यूट्रॉन. देखो मान लो कि ये है तुम्हारे पास ब्रोमीन. ठीक है. ये ब्रोमीन हाँ का एटम है. तो इसमें प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. हाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अभी हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स में देखा कि 118 एलिमेंट्स है, तो सबके अलग अलग प्रोटॉन्स होते हैं ना. वही यस डिफाइन करता है यस एटॉमिक नंबर. इसको हम लोग जेड से हाँ लिखते हैं. तो ब्रोमीन के न्यूक्लियस में क्या होगा? 35 प्रोटॉन्स तो होगा ना. हाँ और इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 35. ये तो क्लियर हो गया, ये तो दो आंसर हमने कर लिया है. अब न्यूट्रॉन क्या होगा? प्लस न्यूट्रॉन होगा, जो मिलके क्या बनाएगा? 80 बनाएगा. सिंपल कैलकुलेशन है. हाँ न्यूक्लियस ओके. में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. तो प्रोटॉन 35 है, तो न्यूट्रॉन कितना होगा जब तुमको टोटल में दिया है 80? 80 माइनस 35. 80 माइनस 35 दैट इज 45. ठीक है. हाँ यस मैम. तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो सकता है, कल तुमको टेस्ट में आ भी सकता है.
इसके लिए मैंने बोला कि ये भी क्वेश्चन कर लो, अगर कुछ रहेगा बेसिक डाउट तो वो भी क्लियर हो जाएगा। सो अच्छा है, ओके मैम। अच्छा हुआ कुछ मिला तुमको इसमें। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग है, सिमिलर टाइप का है बट थोड़ा अलग है। चलो उसको भी सॉल्व करो। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, इन ए स्पीसी, मान लो कोई स्पीसी है एक्स, ठीक है। सो उसमें ओके इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18 एंड प्रोटॉन 16 एंड न्यूट्रॉन 16। तुमको बताना ये स्पीसी कौन सा है, ओके। ठीक है। क्वेश्चन है कि तुमको बताना है the number of electrons, protons and neutrons in a species are equal to 18, 16 and 16 respectively, ठीक है। assign the ओके proper मैम। symbol for the species, कौन सा एलिमेंट है ये तुमको बताना है। और यहाँ पे एलिमेंट नहीं दिया है, स्पीसीज दिया है, तो उससे भी तुम हिंट ले सकते हो। हेल्प करूं मैं या ट्राई नहीं मैम, करूं। मैं पहले खुद ट्राई कर ले रहा हूँ। वेरी गुड, एलिमेंट बना लो एक्स। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होगा। हाँ। कुछ हिंट मिला। यस मैम। जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है क्या, जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है। ये तो यहीं पे तुमको दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम तो नहीं है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो नहीं। नहीं है, इसके लिए मैंने बोला स्पीसीज नहीं, क्या है, तो हिंट ले सकते हो। चलो अभी तो समझ में आ गया, अब मुझे इसका आंसर बता दो। देखो, एक्स का। हाँ तो मैम 16 लिख सकते हैं, 16। एटॉमिक नंबर हाँ 16 तो 16। कंफर्म है, हाँ। ठीक है। हाँ। और अभी एंड देन इसका मैम मास, प्रोटॉन भी 16 हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन 16 है तो वो न्यूट्रल के लिए। न्यूट्रॉन पे तो न्यूट्रल होता है ना, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। हाँ, मास नंबर इसका कितना हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, दोनों 16 16 है, तो मास तो कितना फिर हो जाएगा 32। 32, ठीक है। तो ऐसी कौन सी स्पीसीज है, अभी देखो इलेक्ट्रॉन कितना है 16 नहीं है, तो कोई तो एनायन है ना ये, हाँ। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है तो 2 माइनस आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, हाँ। से 2 माइनस मतलब प्लस 16 है माइनस 18 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना। हाँ। तो ऐसी कौन सी स्पीसीज है, पहले तो तुमको एटॉमिक नंबर से बताओगे एलिमेंट क्या है, 16 एटॉमिक नंबर किसका होता है। 16। मैम एक सेकंड, पूरा टेबल में को एक सेकंड में गो थ्रू करता हूँ। देखो ऑक्सीजन के नीचे सल्फर होता है, देखो बहुत सारे तरीके हैं, जरूरी नहीं कि तुमको सब कुछ याद हो केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ऑक्सीजन का हाँ मैम, तुमको, वो मैं याद रखता हूँ उसको, हाँ हीले पे बकनॉफ नहीं करके, तो मैम वैसे एस होएगा सल्फर। ठीक सल्फर, ठीक है, ओएस, हाँ मैम। ठीक है। तो इसका यस 18 मैम। होता है तो 16, तो क्या लिख सकते हो, आंसर क्या होगा, सल्फर 16, 32, 2 P2 माइनस, नेगेटिव। 2 माइनस, ठीक है। यस मैम। या। तो क्वेश्चन डायरेक्ट है तुम्हारे टेक्स्ट बुक का, हो सकता है टेस्ट में आ जाए, ठीक है। कुछ नोट करना है तो नोट कर सकते हो, हाँ मैम, ड्रॉबैक। बस एक मिनट मैम, मैं नोट कर लेता हूँ।
यस मैम, आगे बढ़ते हैं। सो आइसोटोप्स एंड आइसोबार इसके नेक्स्ट पेज में है। सब पता है तुमको आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं? मैम आइसोटोप्स मैम जिनके जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होते हैं बट एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। तो एक्चुअल में क्या डिफरेंस होगा? अभी तुमने इतना क्वेश्चन सॉल्व किया, जैसे हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन 3 आइसोटोप्स है, तो एटॉमिक नंबर तो सबकी सेम है, मास अलग हाँ अलग बट है। मास डिफरेंट। तो मास अलग होने से क्या अलग होगा? मास में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। हाँ ठीक है। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन। मैम इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो जो यस भी मैम, आइसोटोप्स है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी या अलग? जो भी आइसोटोप्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी केमिकल सेम। केमिकल बिहेवियर कैसी होगी? सेम होगी। हाँ क्योंकि देखो यहाँ पे जो भी चेंजेस हो रहा है किसमें हो रहा है? न्यूट्रॉन्स में हो रहा है ना। हाँ और रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्ट्रॉन। तो सब में इलेक्ट्रॉन तो वही है ना। तुमको पता है ना हाँ। कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज है। एंड न्यूट्रॉन कैसा है? न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है। ओके मैम। So all the isotopes of a given element show same chemical behavior. ये important है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है। तो कंफ्यूज ओके नहीं होना है, ये important क्वेश्चन है, नोट कर सकते हो। all the isotopes, यहाँ पे हाइड्रोजन दिया है, all the isotopes नोट कर लो of a given element show same chemical behavior. ओके मैम। क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो कंट्रोल बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। हाँ। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं ना। कोवेलेंट बॉन्ड, हम्म। आयनिक बॉन्ड देखे होगे तुम। चलो ठीक है, हो गया। यस मैम। अब बोहर ने क्या एटॉमिक मॉडल दिया? फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था? कि एटम हैज अ सेंटर, जिसको क्या बोला था? न्यूक्लियस। कुछ नया था ये तो, रदरफोर्ड ने भी बोला था। हाँ ये तो रदरफोर्ड ने भी बोला था ना। हाँ एटम हैज अ सेंटर, जिसको क्या बोला था? न्यूक्लियस। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली। ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से अलग हो रहा है इसका। इलेक्ट्रॉन revolve only in fixed circular orbit. सर्कुलर ऑर्बिट में तो बताया था ना रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने यस भी मैम। बताया था कि रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट, बट बोहर ने क्या बताया है? रिवॉल्व ओनली इन फिक्स्ड, इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट। उसके आगे क्या बताया? विथ मैम उन फिक्स्ड। रदरफोर्ड ने भी ये भी बोला था कि वो सोलर सिस्टम कैसे घूमते प्लैनेट्स कैसे हैं, जब उनकी एनर्जी खत्म होगी वो कोलैप्स कर जाएंगे। हाँ बट मैम बोर ने उसको डिफर किया था उसके साथ। हाँ, तो वो डिफरेंस कहाँ पे था? इसी पॉइंट पे डिफर है। इलेक्ट्रॉन revolves only in fixed circular orbit and with fixed energy। सबकी एनर्जी भी कैसी रहेगी? फिक्स्ड रहेगी। ठीक है। यस मैम। एंड उसकी वेलोसिटी भी होगी, वो भी कैसी होगी? फिक्स्ड होगी, फिक्स्ड ओके। वेलोसिटी। ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या बोला था? कि जो इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, मतलब वो कहीं भी हो सकता है। ठीक है। उसका कोई रेडियस यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है बीच में। समझो कि यहाँ पे पूरे ओके। फ्लोर पे कहीं पे भी लगे, यही बताया था ना कि घूम रहा है। जैसे रदरफोर्ड का जो था, उसके पहले जो थॉमसन का था, उसने तो पॉजिटिव चार्ज को भी पूरे में भी कर दिया था ना। ठीक है। हाँ तो वो तो हाँ समेट लिया कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है। बट अभी रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मतलब कहीं भी घूम सकता है।
पूरे ऑर्बिट में कहीं भी घूम सकता है। बट जो बोहर था उसने क्या बताया कि फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट, मतलब जो ऑर्बिट है, मान लो कि ये तुम्हारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है तो कहीं भी नहीं हो सकता, इसका एक फिक्स्ड ऑर्बिट होगा, यहीं पे मिलेगा, ये यहीं पे घूमेगा, इसी ऑर्बिट में घूमेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरे ओके में तुमने फ्लोर पे फ्लोर बेड बना दिया और कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, विथ फिक्स्ड एनर्जी। तुमको पता है आज जो पढ़ते हैं कि ऑर्बिट की एनर्जी भी फिक्स होती है। हाँ ठीक है, एंड विथ फिक्स्ड वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी भी फिक्स्ड होगी, मतलब कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ यहीं पे घूमेगा, इसकी जो ये जो इलेक्ट्रॉन हो सिर्फ इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। ठीक है, तुम ऐसे समझ सकते हो कि अगर तुमने 90% लाया है तो तुमको ये ऑर्बिट मिलेगा, तुम यहीं पे बैठोगे। ठीक है, अगर ओके तुम्हारे पास 80% आया है तो वो यहाँ बैठेगा, 84% के लिए कोई जगह नहीं, ऐसे इसको तुम देख सकते हो। ठीक है, ओके यस तो मैम। अब तुमको पता है कि जो अर्थ है सन के रिवॉल्व कर रही है तो उसकी एनर्जी तो कम नहीं हो रही ना, कोलाइड तो नहीं करा ना सन से जाके। यस मैम या ठीक है, तो ये सब कुछ तुमने किया ना बोहर एटॉमिक मॉडल में। यस मैम ये सब किया है। उसके आगे और क्या क्या किया है, कुछ फॉर्मूला मैम बताओ। मेरे को बस मैम उसमें मैम फॉर्मूला जो है ना मैम, मेरे को उसको यूज करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने, वो उसमें दिक्कत हो रही है। ठीक है, थ्योरी तो मैम मैं तभी कर लेता हूँ, बट मैम कौन सा फॉर्मूला किधर लगाना और कैसे लगाना है उसमें दिक्कत होती है मुझे मोस्टली। ठीक है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो फॉर्मूला दिया था वो क्या दिया है, अगर किसी भी सेल की तुमको निकालनी है एनर्जी, कैसे उसका रेडियस अगर निकालना है, यही सब दिया ना, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ठीक है, हाँ तो बोहर ने क्या बोला था कि जो एंगुलर मोमेंटम है एल से लिखते हैं उसकी वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसकी होगी, h अपॉन 2 पाई। ये फॉर्मूला देखा होगा। यस मैम एच अपॉन 2 पाई। अगर एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं ना, h अपॉन 2 पाई। ठीक है, या सो बोहर ने बोला था कि ये जो है वो कैसा होगा, इंटीग्रल, एक सेकेंड, क्वांटाइजेशन में बोला ना, हाँ क्वांटाइजेशन मतलब कि जो फिक्स दे रहा है ना, एनर्जी सबकी फिक्स है। ठीक है, तो यस ये मैम क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज एल। ठीक है, इज इंटी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, मतलब इंटीजर वैल्यू होगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना ओके कि 90% वाले के लिए है, इसके बाद डायरेक्ट 80% वाले के लिए, बीच में डेसिमल फ्रैक्शन कुछ नहीं, कैसा होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, उसका कैसा होना चाहिए, जो वैल्यू, या तो मान लो यहाँ पे तुमने दिया 2h/2 पाई, डबल होगा या ट्रिपल होगा 3h/2 पाई। अब ये जो वैल्यू होगा ये ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन डेसिमल में आएगा, कैसा होगा, इंटीग्रल मल्टीपल, ट्वाइस होगा, ट्रिपल होगा, 4 टाइम होगा, 5 टाइम होगा। अब यहाँ से तुमको निकल के आया जो बोहर एटॉमिक मॉडल तुमने शेल पढ़ा था ना, शेल, के शेल, एम शेल, हाँ एल शेल। ठीक है, सो या अगर हाँ तो अगर 1 होगा, ठीक है, ये जो फॉर्मूला लगाया है इसकी जगह एन लिख सकते हैं, एन। हाँ ठीक है, सो अगर एन शेल में है, मान लो कि ये जो एनर्जी जो मैंने बताई थी यहाँ पे, ये जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन अगर इस शेल में घूम रहा है, ठीक है, सो एल की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, मान लो एल इज इक्वल टू h/2 पाई। अब दूसरे वाले शेल में घूमेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एल इज इक्वल टू 2h/2 पाई। उसके आगे अगर मान लो यहाँ पे ये शेल है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी L/3h/2 पाई।
सो अगर एंगुलर मोमेंटम तुमको कैलकुलेट करना है, सो एन यहाँ पे क्या दिखा रही है, जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, एन से क्या पता चल रहा है, शेल ऑर्बिट, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जो रदरफोर्ड ने बोला था कि क्या उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है ना, पूरे में ऐसे कारपेट के जैसा है और कहीं भी मिल सकता है। ठीक है, ओके, यस मैम। पहले पॉजिटिव नेगेटिव स्प्रेड किया था थॉमसन ने, फिर रदरफोर्ड ने इसको स्प्रेड कर दिया, बट बोहर ने सबकी जो प्लेस है वो बता दिया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है और सबकी एनर्जी और वेलोसिटी कैसी है, फिक्स्ड है। ठीक है, ओके, सो एंगुलर मोमेंटम के लिए तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू mvr। ज्यादा अभी ड्राइव नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। mvr पता है, MBR मास एंड रेडियस। कैसे कैलकुलेट करते हैं, कुछ आइडिया? मैम आप बस मेरे को ये बता दो कि ये एक एक सिंबल कहता क्या है, मैं कैलकुलेट कर लूंगा फिर। जो एंगुलर मोमेंटम है ना, ठीक है, सो एंगुलर मोमेंटम को जो कैलकुलेट करते हो, तो कुछ मान लो ये तुम्हारे पास एटम है, ठीक है, सो अगर इस वाले शेल में घूम रहा है तो इसका कुछ तो रेडियस होगा, ठीक है, और हाँ, इसकी वो आ रहा होगा। कुछ मास होगी और कुछ वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो ना, ये रेडियस है और ये जब भी घूमेगा तो 90 डिग्री का बना रहा है ना। ठीक है, सो 90 यस डिग्री मैम। एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। सो एम बी, जो आर एम बी होता है वो साइन थीटा क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री आता है तो साइन थीटा 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो ये सारा इसके डेरिवेटिव से तुम डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हो, एम बी आर। एम बी क्या हो गया इसका, क्या हो गया इसका, MB मैम हो गया देखो एल, साइन थीटा। नहीं आर एम बी। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। जो हाँ सबसे पहले जो तुम लिखते हो मोमेंटम को पी लिखते हैं ना, तो मोमेंटम में क्या हाँ। होता है, कुछ मास होता है कुछ वेलोसिटी होता है, जो मैंने दिखाया यहाँ पे। सो फाइनल जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आता है, इसके अकॉर्डिंग साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, जो एंगल आ रहा है, जो क्रॉस है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, उसको हम लोग लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये सारा डेरिवेटिव्स है। हाँ। ठीक है, सो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ गई mvr। हेलो मैम। ठीक है, सो एंगुलर मोमेंटम अभी तुमने क्या निकाला था, L इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई यस मैम। ऊपर। ठीक है, सो L की जगह अभी तुम mvr लिख सकते हो। L की जगह यस मैम। ठीक है, इसको मैं क्लियर करूं, यस मैम। सो mvr इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई लिख सकते हैं। हाँ। ठीक है, सो बोहर क्वांटम कंडीशन यही था ना कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कैसा होना चाहिए, इंटीजर वैल्यू। यस मैम। ठीक है, सो मान लो तुमको अगर दिया गया कि व्हाइल रिवॉल्विंग कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में, तो जो हमने पहले डिस्कस किया था सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है, और ये मैंने पहले बताया था कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू फोर्स ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है, सो ये सारे फॉर्मूला मिला के तुम्हारे पास एफ सी जो आएगा सेंट्रिपिटल फोर्स, वो हो जाएगा एम बी स्क्वायर। देखो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, अभी तुम्हारा टेस्ट है तो मैं थोड़ा फास्ट करा दूंगा, बट ये सारे डायरेक्ट फॉर्मूला, तुमको ज्यादा डेरिवेटिव अभी मत देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला पे जाके तुमको फाइनली क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, यस मैम। और प्लैंक कांस्टेंट तुमने एक टर्म बोला था, यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट क्या है इस वाले में, मैम H। एच, इसकी वैल्यू क्या होती है, मैम प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू ठीक है कोई बात नहीं, इसको लर्न कर लेना। जो एक्स होती है वो क्या होती है, प्लैंक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 6.636 इंटू 10 टू द पावर
-31 जूल सेकेंड, यही होती है ना उसकी वैल्यू। ये तो यस मैम। इसमें कुछ वो नहीं है, जस्ट तुमको याद रखना है, ठीक है। सो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो MVR है, वो नंबर ऑफ शेल, तो ये सब तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, ये सारा कुछ कांस्टेंट है। तो नंबर ऑफ शेल अगर बोलते हैं, तुमसे आता है कि व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, तो इसकी इंटीजर वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। हाँ समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। अगर फर्स्ट शेल के लिए बोल रहा है तो वहां पे 1 रखोगे तो सेम ही आंसर आएगा। यस मैम। सेकेंड सेल के लिए तो n की वैल्यू जो k शेल, l सेम, m n o जो लिखते हैं उसके लिए 1 2 एंड 3 जो पता है ऑलरेडी, तो n की जगह या हमको शेल नंबर रखनी है, ठीक है। यस मैम। तो एंगुलर मोमेंटम तुम्हारे पास आया mvr इज इक्वल टू nh 2 पाई nh अपॉन 2 पाई, एंड दूसरा जो सेंट्रिपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों इक्वल होते, उसी फोर्स को घूमने में अप्लाई कर रहा था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सेंट्रिपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल है, उसी को अप्लाई कर रहा है, वो यूज कर रहा है किसमें, किसमें, मैम सर्कुलर पाथ पे जो घूम रहा है उसको सर। घूमने में सेम एनर्जी को यूज कर रहा है, हाँ। ठीक है। यस मैम। तो इसको डेराइव करना अगर चाहो तो डेरिवेटिव्स भी है, बट तुमको डायरेक्ट अगर याद रखोगे तो ठीक है, बट कुछ चार्ज रहेगा, तो सब कुछ फिजिक्स है इसके आगे, जैसे कुछ कुछ फॉर्मूले हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज 1 चार्ज 2 दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज, जो रेडियस होगा उसका स्क्वायर, तो उससे तुमको ये फॉर्मूला डिराइव होके आएगा, ठीक है। ओके ओके। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और जो रेडियस होगा, रेडियस क्या होगा, जो शेल की डिस्टेंस है, ठीक है। और ये तो तुमको दिख रहा है ये सारे क्या है, कांस्टेंट है, इसकी कुछ वैल्यू आएगी आगे, ठीक है। ओके। तो ये सारे इक्वेशन मिला के तुमको फाइनल जो कैलकुलेशन आता है उसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो ये तुम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यस बोहर ने फाइनली क्या बोला, बोहर ने बोला while revolving in a particular orbit an electron neither gain energy nor loses energy, यही बोला था ना, मैम। जो कि रदरफोर्ड नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम के पीछे यही रीजन था कि जो फिक्स्ड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उस टाइम पे वो ना एनर्जी गेन करता है ना ही लूज करता है, उसकी एनर्जी फिक्स होती है, और क्या नाम दिया था, स्टेशनरी एनर्जी लेवल, ठीक है। अगर के शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ना ही एनर्जी गेन करेगा ना ही लूज करेगा, ठीक है। तो शेल का नाम क्या दिया, स्टेशनरी, ठीक है, उसकी एनर्जी कम ज्यादा ओके नहीं हो रही है, स्टेशनरी एनर्जी लेवल, ठीक है। जिसमें एनर्जी लेवल में क्या आता है, KLM जो 1 2 3 से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब यस तुमको मैम। ये भी पता है, ये भी आगे फेल हुआ है, हाँ जब प्लैंक। एक्साइटेड स्टेट में होता है तो इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे शेल में जाता है, एनर्जी लूज करता है तो नीचे आता है, लोएस्ट एनर्जी में, हाँ लोअर में आता है, ठीक है। तो ये सब तो अभी आगे आगे जो पढ़ रहे हैं वो पीछे पीछे फेल हो रहा है, तो दोनों चीज के देखने हैं, ठीक है। तो अभी ये कैलकुलेशन से तुम्हारे पास ना अभी तक जो भी कैलकुलेशन तुमने किया था उससे एक फाइनल कितने टाइम, 10 मिनट्स है। सो डेरिवेशन देखना है या डायरेक्ट तुमको फॉर्मूला दे दूं शॉर्टकट एग्जाम्स के लिए, देखो मैम अगर, अभी आप फॉर्मूला दे दो मैम, एंड थर्सडे को आप मेरे को करा देना आपको। ठीक है, ठीक है। तो अगर एक तो तुमको मैंने दिया एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो, ठीक है, फिर शेल शेल निकाल सकते हो। अभी तुमको अगर रेडियस कैलकुलेट करना है, रेडियस ऑफ
nth शेल का, तो उसके लिए जो डेरिवेटिव है उसको छोड़ते हैं डायरेक्ट, जो कांस्टेंट है सबकी वैल्यू रख देना है 5 3 इंटू n स्क्वायर, ठीक है, एंड जेड एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंगस्ट्रॉम क्योंकि इतना छोटा है। अब n क्या है, नंबर ऑफ शेल, जेड क्या होगा, एटॉमिक नंबर, अलग अलग एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर, एंड नंबर ऑफ शेल। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ हाँ थोड़ा बहुत आ रहा देखो चेंज क्या होगा, तुमको कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, अभी तुम आज थोड़ा सॉल्व करना, तो नंबर ऑफ शेल होगा, जो भी शेल का नंबर दे रहा है या भी जो भी एलिमेंट दे रहा है, जेड क्या होती है, एटॉमिक नंबर, है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर और उसका शेल नंबर, और बाकी ये सारे हाँ कांस्टेंट है। ये जो भी है वो सब क्या है, कांस्टेंट है। हाँ तुम्हारे पास क्वेश्चन है कुछ रिलेटेड, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, फाइंड रेडियस ऑफ, एक क्वेश्चन नोट करो, फाइंड रेडियस ऑफ यस फर्स्ट सेकंड थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट सेकंड थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो फॉर्मूला तुम्हारे पास है। अब हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड शेल, तो n की वैल्यू चेंज होगी ना, n क्या है, या नंबर ऑफ शेल, ठीक है, हाँ एंड z क्या है, एटॉमिक नंबर। हाँ तो मुझे बता सकते हो रेडियस फर्स्ट शेल के लिए, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल के लिए फॉर हाइड्रोजन एटम। मैं करता हूँ ट्राई। मैं एक बार प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू फिर से बता दो। यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू नहीं रखनी है तुमको, नहीं रखनी है। यहाँ पे कुछ भी देखो, जितने भी, इसके लिए मैंने डेरिवेटिव को स्किप किया ना, ये सारा उसकी वैल्यू फाइनल रख दिया है, ठीक है। ये ओके फॉर्मूला कैसे डराइव हुआ उसके लिए, ये कांस्टेंट वैल्यू, इसमें सारा जितने भी कांस्टेंट थे ना, सबको एक एक वैल्यू दे के यहाँ पे छोड़ दिया गया है, ठीक है, और ये फाइनल फॉर्मूला है जो कि तुमको यूज करना है। तुम्हारे स्कूल ओके बोर्ड के लिए इतना काफी है, अगर तुम जेई के लिए जाते हो तो पूरा डेरिवेटिव तुमको और भी सब कुछ करना रहेगा। तो नंबर ऑफ शेल एंड कौन सा एलिमेंट तुमको पता है, जो बोहर एटॉमिक मॉडल मॉडल है वो कैसा होता है, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन के लिए, या हाँ सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जैसे मान लो तुमने लिथियम लिया, बेरिलियम लिया, ठीक है, तो हीलियम प्लस, Li2+, इसके लिए एप्लीकेबल होगा सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी। पहले मुझे आंसर बताओ, क्या करना है तुमको, यहाँ पे सबकी वैल्यू रखनी है। हाँ मैम, तो एन की वैल्यू मैम 1 डाल देंगे एंड जेड की वैल्यू भी 1, सो मैम हाँ, तो ये तो ऐसे ही 0.53 आ जाएगा। तो सेम ही रहेगा। एंड हाँ R2 है ना, क्या क्या दिया था मैंने, फर्स्ट शेल के लिए मैम, तो वही रहेगा, सेकंड सेकेंड एंड थर्ड। थर्ड। हाँ, तो मैम तो सेकेंड सेकंड में मैम 2.10। 0.53 इंटू 2 के लिए क्या हो जाएगा, 0.53 इंटू 4 मैम। नहीं, n स्क्वायर क्या हो जाएगा, n मैम इक्वल एन टू स्क्वायर मैम 2 स्क्वायर मैम, सो 4 हो फोर जाएगा ना। फोर एटॉमिक नंबर 1, ठीक है, यस मैम, और सो मैम R की वैल्यू, 2.12 हाँ, थर्ड जाएगा शेल आंसर। के लिए 0.53 इंटू अभी क्या हो जाएगा, इंटू 9। 9/1 एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, यस मैम। ठीक है। या अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया कि जो बोहर का मॉडल है वो कैसा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए है, ठीक है। सो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव सेम रेडियस एज फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सर आप रिपीट कर सकते हो?
which of the following will have same radius as first shell of hydrogen atom? ठीक है, ऑप्शन है तुम्हारे पास, एमसीक्यूज आ रहे हैं ना, n इक्वल टू 2 लिथियम, बी है n इक्वल टू 2 बेरिलियम, सी n इक्वल टू 2 हीलियम, ऑप्शन डी n इक्वल टू 3 हीलियम। सो देखो सब में शेल नंबर है और सबका एटॉमिक नंबर, हाँ ठीक है। सो फॉर्मूला सबसे पहले तुमको दिया गया है कि हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल का, तो हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल का क्या होगा, R1 निकालना है, 0.53 0.53 इंटू 1/1, तो यही हो जाएगा हाइड्रोजन का, ठीक है। तो इतना सेम वैल्यू किसका आएगा, तो कैलकुलेट कर सेम सकते हो। वैल्यू लिथियम का अगर तुमने रखा हाँ है n इक्वल टू 2, ठीक है, जेड कितना हो गया, लिथियम का 3, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो, क्या हो जाएगा, तो मैम ये हो 0.53 जाएगा इंटू 2 इंटू 2 4/3 4/9। ना, नीचे स्क्वायर नहीं करना हाँ ना। सॉरी 4/3 हाँ। हाँ, जो फॉर्मूला वो क्या था, 0.53, मैम पर फॉर्मूला n²/z² नहीं है। नहीं n स्क्वायर अपॉन जेड ना, जेड स्क्वायर क्यों करेंगे, ये तो एलिमेंट के लिए है ना। अच्छा नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़ा इसका डेरिवेटिव बताऊंगी, तुमको ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं ओके वापस से नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी, अभी तुम्हारा कल टेस्ट है तो थोड़ा मैं फास्ट करा रही हूँ, ठीक है। ओके बट थोड़ा इसका डेरिवेटिव्स वगैरह देखोगे तो आता है ना, स्कूल के बोर्ड्स वगैरह में भी आता है, मैम मैं तो खुद कर लूँगा वो डेरिवेटिव्स। हो जाएगा ना, ठीक है। हाँ मैम। देन बेरिलियम के लिए कैलकुलेट कर सकते हो, क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या मैम हो जाएगा, बेरिलियम 0.53 इंटू क्या हो जाएगा, बेरिलियम 2 का 2 स्क्वायर अपॉन 2, 2 नहीं 4 ना, बेरिलियम है ना 4 होगा, 4 तो ये 1 हो जा रहा है, तो ये सेम वैल्यू आ गई, 4/4 हुआ ना बेरिलियम की, हाँ 4/4, तो हाइड्रोजन के सेम आ गया, हाँ समझ में आया। यस मैम। तो हो जाएगा, अभी इतना कर लोगे, यस मैम। कुछ तुमको हुआ, कुछ हेल्प मिला। यस मैम वो मैम जो स्टार्टिंग में पढ़ा था उसमें जो चीज़ें नेग्लेक्ट हो गई थी वो रिवाइज हो गई अच्छे से एंड फॉर्मूलाज भी हो गए। ठीक है। तो अभी आगे और भी है काफी कुछ जो कि न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे वेलोसिटी वगैरह, ठीक है ना, स्पीड वेलोसिटी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको और करेंगे और काफी सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, ओके मैम। ठीक है। तो चलो इतने से तुम्हारे स्कूल का तो हो जाना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन आता है जो कि काफी है, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये सब पता है तुमको। मैम वो तो फिजिक्स का पार्ट है वो तो हो ही जाएगा। फिजिक्स फिजिक्स का है तो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है तुमको, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है तुमको, आंसर करना ओके है। जब तुम्हारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वहां पे डेरिवेटिव्स वगैरह पूछते हैं, एमसीक्यूज है तो तुमको न्यूमेरिकल रहेगा और फॉर्मूला पे डालोगे आंसर आएगा, ठीक है। यस मैम। चलो फिर थर्सडे मिलते हैं 6 o'clock, यस मैम। ठीक है, एंड करूँ मैं। यस मैम। ओके ओके बाय। बाय मैम थैंक यू।